वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। टेस्ट 5 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सारा का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे कि आज के सेट में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग बेस्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपया कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% का छूट दी। यदि बिक्री कीमत पर उसे 10% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसे 825 रुपया अंकित कीमत था, यानी ये मार्क प्राइस था। इस पे अगर हमें 20% का छूट मिलता है तो इसका मतलब हम लोग 80% में बेचेंगे, यानी विक्रेता 80% में बेचेगा। यानी ये विक्रेता के लिए क्या आया, विक्रय मूल्य आया, यानी सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, इतना में बेचने पर क्या होता है कि उसको 10% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी जब हमें विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 10% का लाभ का मतलब 110/100 होता है ना। लेकिन जब विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 100/110 उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं। यानी ये 00 से 00 कट जाएगा, फिर ये 10 से 10 कट जाएगा, फिर 11 से कितने बार में कटेगा, 7 5 75 बार में कटेगा। और 75 को 8 से गुना करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, 7 56 600 रुपये। यानी जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात था वो 3:2 था। 6 लड़कियां और आ जाती है तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की कितनी संख्या था। देखिए, इसको हम लोग बेसिक्स अगर बनाना चाहते हो तो पहले लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 3x/2x था, लड़का लड़की का, यानी ऊपर बॉय और नीचे गर्ल। जब 6 लड़की और आ जाती है, यानी जब लड़की में 6 का वृद्धि होता है तब कितना संख्या का अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकालेंगे और x का जो वैल्यू आएगा उसके बाद लड़कों की संख्या पूछा, लड़का की संख्या 3x था तो हम 3x का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद। ठीक है, ये तो बेसिक अप्रोच हुआ। अगर हमें शॉर्टकट बनाना रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, जैसे बॉय और गर्ल का जो अनुपात था वो 3:2 था। ठीक है, जब 6 लड़की आ गई है तब जो अनुपात आया वो 6:5 है। तो वृद्धि किस में हुआ, केवल लड़के की संख्या में वृद्धि हुआ, लड़का की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लड़का की संख्या में भी परिवर्तन हो रहा है। जब लड़की की संख्या ऐड किए तो लड़की की संख्या में परिवर्तन होना चाहिए, लड़का की संख्या सेम रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये 3:2 को हम लोग 6:4 बना देते हैं, 2 से गुना करके 6:4 बना देते हैं ताकि लड़का की संख्या में कोई परिवर्तन ना दिखे। क्योंकि जब लड़की आई तो लड़का की संख्या में कोई परिवर्तन होना चाहिए। तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस 3:2 को हम लोग 6:4 2 से गुना करके 6:4 बना दिए। अब हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ लड़का की संख्या में कितना का वृद्धि हो रहा है, लड़की की संख्या में 1 का वृद्धि हो रहा है। अनुपात में लड़की की संख्या में 1 का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है 6 और लड़की आ जाए, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 6। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, लड़कों की संख्या। जब 1 का वैल्यू 6 तो लड़का की संख्या 6 था तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग शॉर्टकट इसको बना सकते हैं। अगर अनुपात, समानुपात या एलिगेशन इस पे पकड़ बना रहेगा तो ये बहुत ही कम समय में आप कोई भी कितना भी बड़ा बड़ा सवाल है तो उसको इजीली बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के का संख्या का अनुपात जो था वो 5 6 8 था। यानी 1 रुपया का सिक्का था और ये 50 पैसा का सिक्का था और ये 25 पैसा का सिक्का था। ये सिक्के का प्रकार हो गया। ठीक है, और उसके संख्या का अनुपात कितना है, 1 रुपया का 5 सिक्का, 6 सिक्का और 8 सिक्का। यानी 1 रुपया का 5 सिक्का है, 50 पैसा का 6 सिक्का और 25 पैसा का 8 सिक्का उसके सिक्के का अनुपात है। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना होगा। अगर 1 रुपया का 5 सिक्का है तो टोटल 5 रुपये हो जाएगा। 50 पैसा का अगर 6 सिक्का है तो 50 को 6 से गुना करेंगे तो 300, यानी 3 रुपया हो जाएगा। 25 पैसा का 8 सिक्का है तो 25 हटे 200, यानी 2 रुपया हो जाएगा। यानी उसके टोटल मूल्य कितना हो गया, 5:3:2, यानी कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, यानी टोटल 10 रुपया हो गया। और यहाँ पे बोला जा रहा है टोटल 240 है, यानी ये 10 का वैल्यू 240 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। जब 1 का वैल्यू 24 तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करना है ना। तो 25 पैसे के सिक्के का संख्या कितना है, 8 है। 25 पैसे के सिक्के की संख्या 8 है, यानी संख्या का अनुपात ये रहना। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 8, यानी 1 का वैल्यू जब 24 तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 × 8, यानी 8 चौका 32। इक्का स्थान पे 2 होना चाहिए, इक्का स्थान पे 2 एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 192 इसका
25 पैसे का जो टोटल सिक्का होगा 192 हो जाएगा। अगर 50 पैसे के सिक्के का मान पूछता तो 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 रुपये के सिक्के का मान पूछता तो 5 रुपये का वैल्यू निकाल लेते, 5 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 2:1 और 4:1 है। यानी कॉपर और जिंक का जो अनुपात है पहला वाला में 2:1 है, कॉपर और जिंक का जो दूसरा वाला में अनुपात है उसको 4:1 है। बोला इसको दोनों को किस अनुपात में मिलाए जो नया कॉपर और जिंक का अनुपात होगा वो 3:1 हो जाए। यानी किस अनुपात में मिलाए कि कॉपर और जिंक का जो अनुपात होगा वो 3:1 हो जाए। यानी इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बताते हैं, यानी पहले हम टोटल मात्रा निकाल लेते हैं। टोटल मात्रा यहाँ पे 3 है, टोटल मात्रा यहाँ पे 5 है, टोटल मात्रा यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 3, 4, 5 का जो एलसीएम होता है कितना होता है 60। तो हम क्या करते हैं, सबकी जो टोटल मात्रा वो 60 बनाने के लिए हम इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, इसको 12 से गुना करना पड़ेगा और इसको 15 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ये 20 से गुना करना पड़ेगा, इस अनुपात को 12 से गुना करना पड़ेगा और इस अनुपात को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो टोटल जो मात्रा है वो 60 आ जाता है, बराबर आ जाता है। जब टोटल मात्रा बराबर आ गया तब हम क्या कर सकते हैं, कोई एक का अनुपात ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, केवल जिंक का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा, 1 को 20 से गुना करेंगे 20, फिर ये 1 को 12 से गुना करेंगे 12, और जब दोनों को मिलाते हैं यहाँ पे जिंक का अनुपात 1 को 15 से गुना करेंगे 15, यानी 12 में से 15 गया 3 और 20 में से 15 गया 5, यानी 3:5 में इसको मिलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। या फिर आप बेसिक से बना सकते हैं 2/3, यानी इसमें कॉपर का मात्रा 2/3, इसमें कॉपर का मात्रा 4/5, यानी 4 1 5 में 4, और जब हम इस दोनों को मिलाते हैं तो इसमें कॉपर का मात्रा 3/4, यानी इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख लीजिएगा और इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख लीजिएगा और उसके बाद अनुपात निकाल लेंगे। यानी ये बेसिक से भी बना सकते हैं या फिर इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 kg है, लड़कों का औसत भार 60 है, लड़कियों का 45 है। यानी बॉय का जो औसत है वो 60 है और लड़कियों का जो औसत है वो 45 है। जब दोनों को कंबाइंड रूप से देखते हैं तब जो औसत आता है वो कितना आता है, 50 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एलिगेशन के मेथड से बना लेंगे। इससे क्या होगा कि सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। तो अगर हम गर्ल में से इसको घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, 60 में से 50 घटाएंगे 10, यानी लड़का और लड़की का संख्या का जो अनुपात है वो 1:2 आ गया। और टोटल छात्र है कितना, 180, यानी जब बॉय 1 तो लड़की 2, यानी टोटल जब 3 हो रहा है अनुपात में 3, तो वास्तव में 180, यानी 3 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो किसका वैल्यू पूछा, लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात ना, 1 का वैल्यू 60 तो ये 2 का वैल्यू 120, यानी लड़का 60 और लड़की 120। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक स्कूल में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन के औसत 60 है और उसमें 40 छात्र हैं। ठीक है, और दोनों सेक्शन में छात्रों की कुल संख्या 100 है और कुल औसत 72 है। यानी पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, इसमें टोटल कितना छात्र है, यानी टोटल छात्र का जो संख्या है वो 100 है। पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन में टोटल मिला के जो संख्या है छात्रों का 100 है और इसका जो औसत है वो कितना है, औसत 72 है। पहला और दूसरा दोनों सेक्शन मिला के जो औसत है कुल औसत 72 है। इसका मतलब टोटल योग कितना हो जाएगा, 7200। इन पहला दूसरा सेक्शन मिला के टोटल 100 छात्र का औसत अगर 72 है तो टोटल योग 7200 हो जाएगा। उसके बाद पहला सेक्शन में, यानी एक सेक्शन में औसत 60 है और छात्र 40 है, यानी पहला सेक्शन में 40 छात्र हैं और औसत 60 है। इसका मतलब टोटल योग 2400 हो जाएगा, टोटल मार्क्स। अगर हम पहला दूसरा सेक्शन में टोटल 100 छात्र था और पहला में 40 छात्र हैं, तो इसका मतलब सेकेंड में कितना छात्र होगा, 60 छात्र होगा। पहला और दूसरा का जो टोटल अंक था वो 7200 था और पहला का 2400 था। इसका मतलब दूसरा का टोटल अंक जो होगा, टोटल अंक वो कितना हो जाएगा, अगर हम 7200 में से 2400 घटाएंगे तो 4800 हो जाएगा। यानी 60 छात्र का टोटल अंक अगर 4800 था तो दूसरा सेक्शन के जो औसत होगा वो 4800/60, यानी 6 × 48 यानी 80 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें 2, 5, 10, 17, 26 का 25वां पद, अगला पद नहीं 25वां पद निकालना है। अगर हम पहला 2, 5, 10, 17, 26 का 25वां पद निकालें ना,
ठीक है। अगर हम पहला पद को देखें तो पहला पद क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। दूसरा पद क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। तीसरा पद 10 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1। चौथा पद 4 का स्क्वायर प्लस 1। पाँचवा पद 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो उसी तरह से 25वां पद 25 का स्क्वायर प्लस 1। यानी जैमा पद निकालना रहता है उसका स्क्वायर करके 1 ऐड कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1 626। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताया कि इस संख्या से क्या घटाया जाए, यानी घटाने जाने वाला न्यूनतम घनात्मक पूर्णांक कौन सा है कि शेष एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए अगर इसको हम पहले बेसिक से बता देते हैं उसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताते हैं। तो बेसिक से अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहले 10 87 0 2 फिर 10, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इसको लास्ट से 2 2 का पेयर बनाते हैं। उसके बाद जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और लास्ट में जो शेष बचेगा, यानी लास्ट में जो शेष बचेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी वही घटाना पड़ेगा कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी शेष जो बचेगा उसको घटाना पड़ेगा। ये तो बेसिक हो गया इसका। लेकिन अगर आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, जब हम घनमूल के बारे में पढ़ा तो वर्गमूल के बारे में, तो उस समय बताए थे कि 1 से लेकर 24 तक के वर्ग का अंतिम 2 अंक जो होता है, इकाई और दहाई अंक जो होता है, अंतिम 2 अंक, वही 2 अंक 24 के बाद रिपीट करता है। 24 के बाद के वर्ग में रिपीट करता है। 24 के बाद के वर्ग में रिपीट करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961। तो यानी लास्ट में 61 है ना, तो ये लास्ट का जो 61 है वो किसी न किसी 24 से पहले किसी न किसी वर्ग के लास्ट का 2 अंक होगा। जैसे 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, लास्ट के 2 अंक है ना 61। अगर एक और एग्जांपल लें, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 41 का स्क्वायर क्या है, तो 1681, लास्ट का 2 अंक 81 है। 24 से पहले किसका लास्ट का 2 अंक 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। तो लास्ट का जो 2 अंक होगा 24 के बाद, वो वही होगा जो 1 से लेकर 24 तक के लास्ट का 2 अंक में आता है। तो अगर हम ये सबके लास्ट का 2 अंक निकाल लेते हैं, यानी 10 में से 7 अगर हम घटाते हैं तो लास्ट का 2 अंक 3 आ जाएगा। अगर हम 10 में से ये 11 घटाएंगे तो 3 अंक ले लेते हैं। 10 में से 11 घटेंगे ना तो हम 3 अंक ले लेते हैं। 10 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो 9 9 199, यानी लास्ट का 2 अंक 99 आ जाएगा अगर हम 11 घटाएंगे। अगर 210 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 10 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो लास्ट के इकाई अंक में 5 आ जाएगा। तो क्या 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में किसी के इकाई लास्ट का 2 अंक है, किसी के वर्ग का लास्ट का 2 अंक 03 आता है, किसी का भी लास्ट का जो 2 अंक होता है वो 03 आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट का 2 अंक 99 आता है, किसी भी संख्या के वर्ग का 1 से लेकर 24 तक का नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर लास्ट के 2 अंक में वर्ग का 05 आता है, किसी भी संख्या के वर्ग का लास्ट में 2 अंक 05 1 से लेकर 24 तक में नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका एक ही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इसके लास्ट का 2 अंक 09 है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09 होता है, यानी 1 से लेकर 24 तक में 3 के स्क्वायर में आ जा रहा है। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये बात जो है वो नंबर सिस्टम में जब हम लोग वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे, वर्गमूल घनमूल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय ये चीज़ बताया गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, अगर इसमें 10 पहले हम क्या करते हैं, इसमें दशमलव का काम करते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक 3 3 6 3 9, यानी दशमलव के बाद ऊपर में 9 अंक है। यहाँ पे कितना अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी नीचे भी दशमलव के बाद 9 अंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव के बाद ऊपर भी 9 अंक है और नीचे भी 9 अंक है, तो दशमलव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी दशमलव हटाएंगे तो ये 1296 मल्टीप्लाई, ये रूट का हम बाद में ले लेंगे, 1296 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 5776 डिवाइड बाय 15625 गुने 361 गुने 729 गुने 64, ठीक है। अगर 81 से ये काटेंगे तो 9 बार में जो पहले दिख जाए उसको पहले हम लोग काट देंगे, ठीक है। अगर ये देखें तो 6 2 8 1 9, यानी ये 9 से कट जाएगा, तो उसको भी हम काट देते हैं। 9 1 9 और 9 4 36 144 बार में कटेगा, ठीक है।
यानी 16 से 4 बार में और 16 से ये 9 बार में। ठीक है, अब आगे कहाँ पे, ये 4 से ये कट जाएगा तो 4 से इसको भी काट देते हैं, यानी 4 से अगर हम काटेंगे तो 1444 बार में कट जाएगा। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो फिर ये 361 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी ऊपर में अंदर रूट हम लोग यहाँ नहीं लिए थे, ले लेते हैं 4 गुने 9 36 हो जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 15,625। 36 का क्या निकल जाएगा, 9 बाहर निकल जाएगा, सॉरी 6, 36 का क्या निकल जाएगा बाहर, 6 बाहर निकल जाएगा, और 15,625 यानी इसको लिख सकते हैं 12 गुने 13। तो इसका मतलब ये 125 का वर्ग होगा, जो कि हम लोग बताए थे ना कि 35 का स्क्वायर होता है ना, अगर 35 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का अगला संख्या 4 होता है, तो यानी 3 चौका 12 फिर 25 लास्ट में। उसी तरह जैसे अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का अगला संख्या 5 यानी 4 पंचे 20 25 यानी इसका आंसर होगा। उसी तरह से ये 156 12 13 है, इसका मतलब 12 5 यानी 125 का वर्गमूल होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यानी 0 पॉइंट अगर लगाएंगे तो 1 0 आएगा, फिर भी नहीं कटेगा तो 0 देकर यानी 04, इसके बाद 8 यानी 0.048, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी और क्यू किसी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, यानी पी जो है वो 12 मिनट में भर सकता है और क्यू जो है वो 16 मिनट में भर सकता है। दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, फिर क्यू को बंद कर दिया गया। यानी जैसे पी और क्यू दोनों को x मिनट तक खुला रखा गया, x को पी को भी x मिनट तक खुला रखा गया और क्यू को भी x मिनट तक खुला रखा गया। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया x मिनट बाद। फिर P ने शेष टंकी को 5 मिनट भर दिया, तो इसका मतलब P टोटल कितना देर काम किया, x मिनट तक Q के साथ और 5 मिनट तक अकेला। यानी टोटल जो P है वो x + 5 मिनट तक काम किया। तो P x + 5 मिनट में कितना भाग भर देगा, अगर टोटल काम को 12 मिनट में पूरा करता है तो x + 5 मिनट में x + 5/12 भाग भर देगा। ये टोटल काम को 16 मिनट में करता है तो x मिनट में x/16 भाग भर देगा, और दोनों भाग मिला के 1 भाग हो जाएगा। काम का टोटल भाग 1 होता है। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी 4 से यानी 4x + 20 और 16 × 48 यानी 3x। अगर ये 48 उधर जाएगा तो 1 गुने 48 48 हो जाएगा, यानी 4 3 7x बराबर 48 में से 20 गया तो 28, यानी 7 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी x बराबर 4 दिन, यानी x का जो मान आएगा वो 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, परंतु उसके पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा, यहाँ पे 6 सुधार लीजिएगा, 6 दिन होगा, 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो उसके पुत्र को अकेला उसके कार्य करने में कितना समय लगेगा। यानी जब आदमी अकेला काम करता है तो 9 दिन लेता है, जब वो आदमी और तथा उसका पुत्र दोनों मिलकर काम करता है तब 6 दिन लेता है, तो उसका पुत्र कितना दिन करेगा। अगर हम इसमें से उसको घटा देंगे तो उसके पुत्र का आ जाएगा, और घटाने का क्या तरीका होता है, a गुना b बाई a - b, 6 में 9 में से 6 गया 3, 3 से 2 बार में, यानी 9 दूना 18। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% का छूट देता है और सदस्यों को 15% का अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिया जिसका मूल कीमत 50,000 रुपये थी, तो सदस्य को कितना रुपये का लाभ हुआ। जैसे मूल कीमत 50,000 था सदस्य का 50,000, अगर 5% का छूट दिया तो इसका मतलब 95% बेचा, 19/20 में बेचा। फिर अगर 15% का छूट दिया तो इसका मतलब 85% में बेचेगा। सदस्य को 2 छूट मिलता है ना, यहाँ पे सदस्य का बात किया जा रहा है। सदस्य को 5% का अतिरिक्त छूट भी मिलता है, इसका मतलब सदस्य को इतना रुपये लगेगा। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा, फिर 10 से 10 कट जाएगा, और ये 2 से 25 बार में, यानी यहाँ पे हमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस तीनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस गुना से बचना चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए 80 रुपये का कीमत है और आपको 20% का छूट मिल रहा है, 20% का छूट मिल रहा है, तो छूट के बाद उसका कीमत क्या होगा, उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यानी 80 रुपये कीमत है और 20% छूट हो रहा है तो डायरेक्ट हम 80% भी निकाल सकते हैं, तो यानी 64 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि आपके 20 रुपये का छूट मिला है ना, तो कितना का छूट मिला है, 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी 16 रुपये का छूट मिला है। अगर 16 रुपये हम घटा देंगे तो ये 64 रुपये उसका विक्रय मूल्य आएगा। यानी केवल छूट निकाल के हम बाद में उसको क्या करेंगे, घटा देंगे।
उसी तरीके से अगर किसी वस्तु का कीमत 50,000 रुपये था, अगर 5% का छूट मिल रहा है तो इसका मतलब अगर 5% यहाँ पे छूट मिलता है, इसका मतलब कितना मिलेगा, 2500 रुपये छूट मिल रहा है। अगर 2500 रुपये छूट मिल रहा है इसमें से, तो हम 50,000 में से 2500 घटाएंगे तो 4750 रुपये उसका कीमत आ जाएगा, सॉरी 47,500 रुपये उसका कीमत आ जाएगा। अब इस कीमत पर क्या होता है कि 15% का अतिरिक्त छूट मिल जाता है, यानी इस पे अगर 15% का छूट मिलता है तो इसका मतलब कितना का छूट मिला है, यानी 47,500 का 15% निकालेंगे तो यानी 15 पंचे 75, 7 15 7 105, 7 12 111, 15 चौके 60 और 11 71, यानी 7125 रुपये का छूट मिल रहा है। अगर 47,500 में 7125 रुपये का छूट मिला है तो इसका मतलब उसका कीमत कितना हो जाएगा, 7 3 1 4 1 5, यानी 40,375 रुपये उसका कीमत हो गया। यानी वर्तमान कीमत अब उसका क्या होगा, छूट के बाद का जो कीमत है वो क्या हो गया, छूट के बाद का कीमत 40,375 आ गया। लेकिन वस्तु के लिए वो जो सदस्य था वो 40,000 रुपये ही जमा किया, कीमत उसका 40,375 आया, लेकिन वो जमा कितना किया, 40,000 रुपये ही जमा किया। इसका मतलब 375 रुपये का उसको लाभ हो गया। यानी सवाल का जो आंसर होगा 375, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही कम गुना करके हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगर आपको 20% छूट मिले तो आप 80% ही हमेशा निकालिए। अगर कैलकुलेशन 80% पे टफ हो रहा है तो आप 20% निकाल के ही उसको घटा दीजिए उसमें से। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20%, 10% और 5% के क्रमिक छूट देता है तो छूट की दर का एकल छूट क्या होगा। तो हम लोग अगर 2 छूट का एक छूट पढ़े होंगे, 2 छूट का एकल छूट वो क्या होता है, x + y माइनस XY बटा 100, ये होता है ना। तो इस फॉर्मूला से बना सकता है। तो पहले हम ये 2 छूट ले लेते हैं। इस दोनों छूट का एकल छूट क्या होगा, 20 + 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100, ये 00 से कट जाएगा, यानी 20 10 30 में से 2 गया 28%। यानी ये दोनों छूट का एक छूट 28% हो गया और दूसरा छूट 5% हो गया। ये दोनों 20 और 10 का एक छूट 28 हो जाएगा और दूसरा 5% बच गया। तो अब इस दोनों का हम एकल छूट निकालेंगे, यानी 28 + 5 माइनस 28 गुने 5 बटा 100, यानी 5 से ये 20 बार में कट जाएगा। हम 10 नीचे रहने देते हैं, यानी 2 से 10 बार में और 2 से ये 14 बार में, ठीक है। यानी 28 + 5 33 हो जाएगा, माइनस 1.4, यानी ये हो जाएगा 31.6%। तीनों छूट का एकल छूट 31.6%, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वो प्रत्येक किलोमीटर बाद 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। जैसे कहने का मतलब है 10 किलोमीटर दूरी अगर वो विश्राम नहीं करेगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से कितना समय ले लेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 10 किलोमीटर है और चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा समय ले लेगा, यानी 60 मिनट समय ले लेगा। 60 मिनट समय अगर 10 किलोमीटर जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट का विश्राम करते हैं, यानी 1 किलोमीटर गया 4 मिनट विश्राम किया, फिर अगला 1 किलोमीटर गया फिर 4 मिनट विश्राम किया। तो उसी तरीके से 9 मीटर तक विश्राम करेगा, 10 मीटर में तो पहुंच जाएगा। अगर 1 मीटर में 4 मिनट विश्राम करता है तो 9 मीटर में कितना विश्राम करेगा, 9 चौका 36 मिनट विश्राम करेगा। 60 मिनट तो उसको ऐसे लगेगा ही और 36 मिनट विश्राम में लग जाएगा, यानी टोटल 96 मिनट में वो व्यक्ति गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा। यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 96 मिनट इस सवाल का राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% साधारण ब्याज का धन निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उन्हें उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति है 3 अलग अलग स्कीम से, पहला स्कीम 6 वर्ष के लिए 10% का ब्याज दर मिलता है, दूसरा स्कीम 10 वर्ष के लिए 12% ब्याज मिलता है, तीसरा स्कीम 12 वर्ष के लिए 15% ब्याज मिलता है। और जब स्कीम पूरा हो जाता है तब उसको समान राशि मिलता है। यानी समान राशि मिलता है इसका मतलब उसका जो मिश्रधन होगा वो समान हो जाएगा,
ठीक है। तो साधारण ब्याज में अगर 5% की दर से 2 ईयर का साधारण ब्याज निकालना रहता तो हम लोग डायरेक्ट 5×10% निकालते थे, और अमाउंट निकालना रहता तो हम लोग क्या निकालते थे, 100 इसमें ऐड कर देते थे तो 110% निकालते थे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे ना, तीनों भिन्न स्कीम XYZ मान लेते हैं। एक स्कीम X रुपये का था, दूसरा स्कीम Y रुपये का था और तीसरा स्कीम Z रुपये का था। अगर पहला स्कीम 6 वर्ष के लिए और 10% के दर से अगर हम ब्याज 10% दर से अगर हम लगाएंगे तो 60% ब्याज हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा। पहला धन का जो मिश्र धन 160% हो जाएगा। दूसरा धन अगर 10 वर्ष के लिए 12% के दर से लगाते हैं तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 120% टोटल ब्याज आ जाएगा। और मिश्र धन निकालना रहेगा तो 100 ऐड करेंगे तो 220% उसका मिश्र धन हो जाएगा, यानी दूसरा धन का जो मिश्र धन होगा वो 220% हो जाएगा। अगर तीसरा धन का अगर बात करें तो तीसरा धन 12 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज देता है। तो 12 वर्ष के लिए 15% साधारण ब्याज देता है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 180%, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 280%। यानी तीसरा धन कितना बन जाएगा, 280% बन जाएगा। और ये तीनों धन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी उन्हें प्रत्येक स्कीम को पूरा करने के बाद उतनी ही राशि मिलती है, यानी समान राशि मिलता है। अब क्या करेंगे, इसके बाद तो ईजीली है, ईजी है, यानी 100 कट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से ये 11 बार में और 2 से ये 14 बार में। तो यानी 8x = 11y = 14z। ठीक है। देखिए अब इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग XYZ का अनुपात कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्ट निकालना बता देते हैं। XYZ का अगर कहीं पे 2x = 3y = 4z दिया गया है, अगर XYZ का अनुपात पूछे, XYZ का अनुपात, तब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे x का पूछे ना तो x को हाइड कर देंगे, YZ को गुना कर देंगे, 4 × 12। फिर y का निकालना है तो y को हाइड कर देंगे और XZ को गुना कर देंगे तो 4 × 8। अगर Z का निकालना है तो Z को हाइड कर देंगे और XY को गुना कर देंगे, 3 × 6, यानी 12 8 6 इसका अनुपात आ जाएगा, यानी 6:4:3 उसके अनुपात आ जाएगा XYZ का। सेम इसी तरीके से अगर 8x = 11y = 14z दिया गया है, अगर x का अनुपात निकालना है तो YZ को गुना करेंगे तो 11 × 14 हो जाएगा, 11 × 14 अनुपात। अगर y का निकालना है तो y को हाइड कर देंगे, XZ को गुना करेंगे तो 14 × 8 हो जाएगा। उसी तरह से अगर z का निकालना है तो z को हाइड कर देंगे और XZ को गुना करेंगे तो 11 × 8 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 से ये 7 बार में, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 4 बार में। तो जो XYZ का अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, 11 × 7 = 77 अनुपात 14 × 56 अनुपात 11 × 44, 77 56 44, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देख अगर यहाँ पे रेट 5% दिया गया है और समय 3/2 ईयर दिया गया है। ठीक है। जब हम इसका गणना अर्धवार्षिक करते हैं, अर्धवार्षिक, तब क्या होता है कि रेट जो है वो आधा होता है, यानी 5/2% हो जाएगा रेट, और समय कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे, यानी 3/2 को 2 से गुना करेंगे तो 3 ईयर समय हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको बेसिक से बनाते हैं, इस सवाल को अगर बेसिक से बनाते हैं तो पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट निकालने के बाद हम लोग उसको में से प्रिंसिपल कटाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट में आ जा रहा है ऑप्शन। तो इसको बेसिक से नहीं बनाना है, इसको हम लोग को क्या करना है, ट्री रूल से बनाना है, या फिर स्टेप बाय स्टेप ब्याज निकालते रहना है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, उससे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यानी 3 साल का पूछा जा रहा है, 3 साल आ गए समय, यानी 3 साल का ब्याज निकालना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकाल लेते हैं 3 साल का। अगर 16,000 रुपया दिया है, 16,000 मूलधन है, तो 5/2% के दर से कितना ब्याज मिल जाएगा, 5/2% के दर से 200, 0000 कटेगा, 2 से ये 80 बार में, यानी 80 × 5 = 40, यानी 400 रुपये, 8 × 5 = 40, यानी 400 रुपये ब्याज मिल जाएगा 5/2 वर्ष के लिए। यानी मूलधन पर 5/2% की दर से पहला ईयर भी 400 रुपये मिल जाएगा, दूसरा ईयर भी 400 रुपये मिल जाएगा और तीसरा ईयर भी 400 रुपये मिल जाएगा। अगर साधारण ब्याज पूछता
तब डायरेक्ट पहला ईयर भी 400, दूसरा ईयर भी 400, तीसरा ईयर भी 400 मिल जाता, ये साधारण ब्याज आ जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन पे तो ब्याज मिल ही गया तीनों साल, अब क्या होगा कि ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। यानी ये 400 रुपया जो पहला साल ब्याज मिला था, इस पे दूसरा साल भी ब्याज मिलेगा और इस 400 रुपये पे तीसरा साल भी ब्याज मिलेगा। अगर 400 रुपये पे 5/2% दर से अगर हम ब्याज निकालें तो 5/200 परसेंट को हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो, यानी 200 दूना 400, यानी 10 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 400 रुपये पे 5/2% दर से 10 रुपये यहाँ भी ब्याज मिला और 10 रुपये यहाँ भी ब्याज मिलेगा। ये पहला साल जो ब्याज मिला, इस ब्याज पर हमें दूसरा साल भी ब्याज मिलेगा और तीसरा साल भी ब्याज मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरा साल, हमको जो 400 रुपये पहला ब्याज ये मिला था, इस पर भी तो 5/2% दर से ब्याज मिलेगा ना। अगर 400 रुपये 5/2% दर से ब्याज मिलता है तो कितना रुपया ब्याज मिल जाता है, 10 रुपये ब्याज मिलता है। यानी ये 400 पे अगला साल 10 रुपये ब्याज मिलेगा और ये 10 रुपये जो हमको दूसरा साल मिला था, इस पर भी तो हमें अगला साल ब्याज मिलेगा ना। अगर 10 रुपये का अगर हम 5/2% की दर से ब्याज निकालें तो 5/2% यानी डबल जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, परसेंट को हटाएंगे डबल जीरो, यानी 5 चौका 20, यानी 1/4 रुपये ब्याज मिल जाएगा इस 10 रुपये पे। अब हमारे पास टोटल ब्याज आ गया। टोटल ब्याज कितना, 400, 4 8, 4 1200, तो ये हो गया 10 20 30, 1230 तो ऐसे हो गया और 1/4 यहाँ, यानी 1230 पूर्णांक 1/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हमें ज़रा सा भी कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो एक सवाल का जो मेथड होता है वो टाइम एंड वर्क और CIS है, ये दोनों कभी भी हार्ड नहीं होता है। इसका जो अगर 2-3 मेथड से बनाना जानते हैं इसको, तो जहाँ पे जो कम कैलकुलेशन में जिस मेथड से बने उस मेथड से इस सवाल को बना लेना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घनों को किनारे से किनारा मिलाकर जोड़ा जाता है। यानी 10 सेंटीमीटर किनारा वाला 4 घन है और ये चारों घन को किनारा से किनारा मिला के इसको एक घन बनाया जाता है। सबको किनारा से किनारा मिला के एक घन बनाया जाता है, 4 घन को किनारा से किनारा मिला के। तो अगर हम 4 घन को मिलाते हैं तो यानी सबका लंबाई अगर 10-10 सेंटीमीटर है तो ये एक घनाभ बन जाएगा और घनाभ का जो लंबाई आएगा कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10 यानी 40 हो जाएगा घनाभ का लंबाई। और चौड़ाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, चौड़ाई उतना ही रहेगा, यानी चौड़ाई 10 का 10 ही रहेगा। और ऊंचाई में भी कोई फ़र्क पड़ेगा, ऊंचाई भी 10 का 10 ही रहेगा, ऊंचाई भी 10 का 10 ही रहेगा। अगर हम 4 घन के किनारों को जोड़ के एक घनाभ बनाते हैं तो जो घनाभ का जो लंबाई केवल जुट जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। ठीक है, तो लंबाई 40 आ जाएगा, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 10। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2 × LB + BH + HL। ठीक है, यानी 2 और LB को गुना करेंगे तो 400, BH को गुना करेंगे तो 100 और HL को गुना करेंगे तो फिर 400, यानी 4 1 5 4 900 और गुने 2 यानी 1800। यानी सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के लिए यदि उसकी अंतः त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी अंतः त्रिज्या अगर फार्मूला पता होगा तो वहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं। अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है समबाहु त्रिभुज में वो क्या होता है, a/2√3, a/2√3। और परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है, परिवृत्त का त्रिज्या वो क्या होता है, a/√3, a/√3 परिवृत्त का त्रिज्या और अंतर्वृत्त का त्रिज्या a/2√3 यानी भुजा/2√3। तो इसमें भुजा कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। सॉरी, अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या है वो 4 दिया गया, यानी 4 = 2/√3, सॉरी a/2√3, a/2√3। यानी जो भुजा आ जाएगा, यानी 4 दूना 8√3 इसका भुजा आ गया, 8√3 क्या आ गया, उसका भुजा आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर करेंगे यानी 8 × 8
गुने और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 2 बार में, यानी 8 दूना 16 या 48 √3, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो भुजा बटा 2 √3 समबाहु त्रिभुज में, और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो भुजा बटा √3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उतनी ही है जितना कि एक गोले का त्रिज्या है। यानी एक बेलन है और इसका त्रिज्या हम लोग स्मॉल r मानते हैं, और इसका जो ऊंचाई वो है जो एक बेलन का एक गोले का त्रिज्या, इस गोले का त्रिज्या हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसका जो ऊंचाई होगा ये कैपिटल R हो जाएगा। यानी इसका त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई दोनों बराबर है, दोनों के आयतन भी बराबर हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² और h के बदले में क्या कैपिटल R इजिकल टू इसका आयतन 4/3 पाई r³। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, r² हो जाएगा, 3r में से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब आइए ये r² बट्टा ये r² इसका टू कितना हो जाएगा 4/3। अगर ये दोनों स्क्वायर को हम हटाएंगे तो ये अंदर रूट में हो जाएगा, यानी 4 का 2 निकल जाएगा और √3 का √3 ही रह जाएगा। यानी उसके जो त्रिज्या का अनुपात आ गया वो 2:√3 आ गया, बेलन और गोला के त्रिज्या का अनुपात। लेकिन हमें त्रिज्या का अनुपात नहीं निकालना था, हमें उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h, और गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr², यानी इसका कैपिटल R माने थे r²। ठीक है, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई, और ये 2 से 4 2 बार में कटेगा। यहाँ पे त्रिज्या कितना आ गया था 2, और त्रिज्या 2 प्लस ऊंचाई, यानी इसका जो ऊंचाई आ गया था √3 आ गया था, क्योंकि इसका जो ऊंचाई था वो गोला का त्रिज्या था, बराबर 2 इधर था, अनुपात 2 यहाँ पे, और r² यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यानी कैपिटल R था इसमें, तो कैपिटल R का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ये 2 से 2 कट जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 2 + √3 अनुपात 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शंकु के आधार और एक गोले का त्रिज्या समान है। यानी एक शंकु, इसका त्रिज्या r है और एक गोले का भी त्रिज्या r है, दोनों का जो त्रिज्या है वो बराबर है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बराबर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r² और ये r, एक r बच जाएगा, 2r में से एक r कैंसिल हो, यानी l बराबर किया जाएगा 4r आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु में हमें यहाँ पे उसकी ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो ये r हो गया, ये ऊंचाई हो गया, और ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। अगर हमें h निकालना है तो √l² - r², यानी शंकु में जो ऊंचाई क्या होता है तिर्यक ऊंचाई माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, यानी l बराबर क्या है 4r, यानी 4r² करेंगे तो 4 × 16r² माइनस r², यानी √15r², यानी √15 15 रह जाएगा, और r² का केवल r निकल जाएगा √15r। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.1/2 kg है। यदि एक अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत 1/2 kg बढ़ जाती है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर अध्यापक 47.1/2 kg का ही आता, 47.1/2 kg का ही आता, तो औसत भी इतना ही रहता, 47.1/2 ही रहता। लेकिन औसत क्या हुआ कि 1/2 kg से बढ़ गया। अगर औसत में 1/2 kg से बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ा होगा? देखिए 36 व्यक्ति में ना 1/2 kg से बढ़ा होगा, क्योंकि 35 छात्र तो था ही और एक अध्यापक और आ गया, यानी 36 व्यक्ति में अगर 1/2 औसत बढ़ा, इसका मतलब 2 से ये 18 बार में, यानी 18 वर्ष बढ़ गया होगा। 18 वर्ष बढ़ा किस में बढ़ेगा? जो नया अध्यापक आएगा उसी में ना 18 वर्ष बढ़ेगा। अगर तो हम क्या करेंगे, औसत में 18 ऐड कर देंगे, यानी जितना बढ़ेगा या जितना घटेगा उतना हम बढ़ा या उतना घटा देंगे औसत से। ठीक है, तो 47 अब प्लस 18 ये दोनों मिलकर कितना होता है? 47 + 18 65.1/2, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 65.1/2, यानी अध्यापक का भार 65.1/2 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अरुण एक पुराना म्यूजिक सिस्टम 2000 में खरीदा और उसे 400 रुपये की मरम्मत पे खर्च किया। देखिए जो भी चीज़ मरम्मत पे खर्च होगा वो किराए मूल्य में ऐड हो जाता है। तो अगर 2000 में खरीदा, मरम्मत पे अगर 400 रुपये खर्च किया तो यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब उसको क्या किया, 50/3% का लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप एक तो पहला ये बेसिक सा तरीका ये हो जाएगा, 2400 में आप 50/3% यानी 100 + 50/3% करके, जैसे 20% आता था तो 120% बेचते थे ना, यानी 100 में 20 ऐड करके, यानी 100 में इतना ऐड करके उतना परसेंट निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक सा तरीका हो जाएगा। अगर उतना नहीं करना चाहते तब हम लोग कैसे बनाएंगे, 16×48 + 2 50/3% लिख सकते हैं, 50/300 यानी 1 कितना 6, 1/6 यानी 6 रुपया में हमें 1 रुपया का लाभ होता है। अगर 6 रुपया किराया मूल्य है तो 1 रुपया मेरा लाभ हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपया। अगर 50% लाभ का मतलब क्या, 50/3% लाभ का मतलब क्या, 50/300 यानी 1/6 यानी अगर 1 रुपया लाभ हो रहा है कितना में, 6 में, तो विक्रय मूल्य 7 रुपया हो जाएगा, 6 + 1 7। और किराया मूल्य दिया कितना गया, 2400, यानी जब ये 6 का वैल्यू 2400 दिया गया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400, तो ये 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 2800। इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें भी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इस सवाल को ना हम बहुत ही शॉर्टकट में बनाना सिखा देते हैं। जैसे 1 रुपये में 36 संतरा बेचता है तो 36 को रहने देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 4% हानि, 4% हानि का मतलब क्या होता है, 96%, और 8% लाभ का मतलब क्या होता है, 108%। ये होता है ना, 4% हानि का मतलब 96% और 8% लाभ का मतलब 108%। अब क्या बोल रहा है, 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना संतरा बेचना होगा। देखिए जब 1 रुपये में 36 संतरा जब आप बेचते हैं तो आपको हानि होता है। आप चाहते हैं कि हमको लाभ हो, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, कम बेचिएगा, यानी कम संतरा बेचिएगा, 1 रुपये में 36 से कम संतरा बेचिएगा। और कम लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम वाले संख्या को ऊपर और ज़्यादा वाले संख्या को नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। 36 से ये 3 बार में और 3 से ये 32 बार में, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर हमें कम लाना है तो कम वाला संख्या को ऊपर और ज़्यादा वाला संख्या को नीचे। अगर हमें ज़्यादा लाना रहता है तो ज़्यादा वाला संख्या को हम लोग ऊपर लिखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक सौदे का 2/3 भाग 5% लाभ पे बेचा गया और शेष 2% की हानि पर बेचा गया, यदि कुल लाभ 400 रुपये का हुआ है। जिससे आप टोटल सौदा जो है वो कितना का मान लीजिए, टोटल सौदा 100 मत मानिए, हमेशा 100 नहीं माना जाता है, हमें 2/3 भाग भी निकालना है। तो हम ऐसा संख्या मानेंगे जिसका 2/3 निकालना सुविधा हो, तो हम लोग 300 मान लेते हैं। टोटल सौदा कितना मान लेते हैं, 300 का था। अगर 300 का हम लोग 2/3 निकालेंगे, 2/3 तो कितना हो जाएगा, 3 से 100 बार में यानी 200 हो जाएगा। 300 का 2/3 200। अगर 200 रुपया के सामान को 5% के लाभ पे बेचे तो हमें कितना रुपया लाभ होगा, 5% लाभ हो रहा है ना, तो इसका मतलब 10 रुपया हमें लाभ होगा, 10 रुपया लाभ, ठीक है। फिर शेष को 2% हानि। अगर शेष 100 रुपया को, अगर 100 रुपया के सामान को 2% का हानि पर बेचे, यानी 2/100, सॉरी ये 00 से 00 कट जाएगा, यानी यहाँ पे ठीक ही था, यानी 2/3 निकालना था ना, यानी 3 से ये 100 बार में, ये ठीक ही था। फिर अगर 300 में से 200 के सामान को हम तो बेच चुके हैं, शेष 100 रुपये का सामान बचा। अगर 100 रुपये के सामान को 2% का हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 2 रुपया हानि पर बेच रहे हैं। ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ हमें 10 रुपये का लाभ हो रहा है और यहाँ 2 रुपये का हानि, तो ओवरऑल हमें 8 रुपये का लाभ हो रहा है। 10 रुपये का लाभ यहाँ और यहाँ 2 रुपये का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल हमें 8 रुपये का लाभ हो रहा है और लाभ कुल कितना देगा, 400। यानी ये 8 का वैल्यू जब 400 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। जब 1 का वैल्यू 50 तो टोटल सौदा हम लोग 300 का माने थे, तो 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000। यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा टोटल सौदा 100 का ही मानिए, जिसका भाग निकाल, यानी 2/3 भाग बोलना था ना, मैंने टोटल सौदा वैसा मानना था जिसका 2/3 भाग निकालने में हमें सुविधा हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर x का 35% 735 है तो 80% किसके बराबर होगा। यानी 35% का वैल्यू कितना दिया गया है, 735, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
यानी 35 गुना 70 21 हो जाएगा। तो हमें 80% का वैल्यू निकालना है ना। 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 गुने 80 कितना हो जाएगा, 168 यानी 1680। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंपल ही था, 35% का वैल्यू 735, तो 1% का वैल्यू 21, तो हमें 80% का वैल्यू निकालना था तो 1680। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर तेल के मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाए तो तेल के खपत में कितना कम करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ में 1% का वृद्धि होता है, अगर खर्च समान रखने के लिए जो कमी करना पड़ता है वो कमी क्या होता है, A/100 + A × 100। अगर हम यही 1% का कमी करते हैं, अब बोलते हैं कि हम खर्च में कितना वृद्धि, खपत में कितना वृद्धि करें कि खर्च सेम हो, तो ये A/100 - A × 100, यानी यहाँ वृद्धि तो 100 प्लस है, यहाँ कमी तो 100 माइनस है। तो यहाँ 25% वृद्धि हो रहा है तो हमें कमी निकालना है, तो 25/125 × 100। 25 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, यानी 20% का कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटा में पूरा करता है। पहली आधी यात्रा को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी आधी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तय करता है, तो कार की कुल कितनी दूरी। तो आप क्या करते हैं, टोटल दूरी आप 2x मान लेते हैं, टोटल दूरी 2x मान लेते हैं, ठीक है। उसका आधा कितना होता है, x दूरी को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेगा तो इतना समय ले लेगा। फिर आधा दूरी x जो बचा उसको अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेगा तो इतना समय ले लेगा, और दोनों समय मिला के कितना हो रहा है, 11 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालने के बाद फिर हम 2x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा कैलकुलेशन करके फिर हम लोग 2x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन बेस्ड इसको बना लेते हैं। तो हम दूरी को वो मानेंगे कि जो 30 से भाग देने पे और 25 से भाग देने पे पूरी कट जाए। तो अगर हम 250 को 30 से भाग देंगे तो ये पूरी नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को हम लोग पहले हटा देंगे। इसको भी अगर हम 30 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। इसको भी अगर 30 से भाग देंगे तो ये भी नहीं कटेगा, इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। एक ही ऑप्शन 30 और 25 से कटने वाला एक ही ऑप्शन सी है, तो इसको हम डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हैं। अगर फिर चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। अगर टोटल दूरी को हम लोग 300 माने थे तो आधा दूरी 150 होगा, और 150 किलोमीटर को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो यानी 5 घंटा ले लेगा। फिर शेष 150 दूरी को अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा तो 25 × 150 यानी 6 घंटा ले लेगा। तो टोटल समय 6 × 5 = 11 घंटा हो गया ना, 11 घंटा। तो ऑप्शन भी चेक करना है तो मल्टीपल देख कर चेक करना पड़ता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ई त्रिभुज ABC की माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। इन त्रिभुज ABC का माध्यिका AD का जो मध्य बिंदु है, यानी माध्यिका मतलब क्या, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखा, इसका जो मध्य बिंदु है वो E है, ठीक है। अगर BE को बढ़ाने पर, यानी BE को बढ़ाने पर AC को F पर काटती है, AC को F पर काटती है। यदि AB 18 और AC 15 और BC 20 दिया गया है तो CF की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये CF की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं। एक्चुअली ये तो सिमिलरिटी से बनेगा, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे जब AC का लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है तो CF का लंबाई 15 से कम होगा। 15 से कम ये ऑप्शन नहीं होगा सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 15 से कम होना चाहिए ना, क्योंकि जब पूरे AC का लंबाई आपके पास कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये जो AC का एक ही पार्ट लेना है CF, तो उसका जो लंबाई होगा वो 15 से कम, यानी 15 से कम होगा। तो ये 18 और 15 तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। 15 से कम 2 ऑप्शन है, एक 10 है, एक 5 है। अब देखिए ये जो है ई मध्य बिंदु पे है, ये मध्य बिंदु, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये भी मध्य बिंदु पे होगा। अगर ये मध्य बिंदु पे होगा तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 7.5 और ये दूरी 7.5, यानी ये दूरी जब 7.5 आ गया, ये दूरी 7.5, तो इसका मतलब ये जो टोटल दूरी होगा, ये दूरी, एक मिनट इसको रफ कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये था ना, ये मिलाना था CF के लंबाई। अगर मध्य बिंदु को मिला देते हैं, ये भी मध्य बिंदु पाएगा। अगर ये मध्य बिंदु पाए तो इसका मतलब ये दूरी 7.5 हो जाएगा, ये दूरी 7.5 और ऊपर वाला दूरी 7.5। तो इसका मतलब जो CF का लंबाई आएगा, CF का लंबाई वो 7.5 से ज़्यादा, और 7.5 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन डी दिया गया। ये दोनों तो ऑप्शन पहले खत्म हो चुका था, तो 7.5 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन डी दिया गया, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी इसको बेसिक लॉजिकली सोच के भी बना सकते थे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त की जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है,
यानी कोई वृत्त है, ये वृत्त का जो जीवा है, ये जीवा मान लेते, ये जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है, यानी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या के बराबर ये जीवा है, यानी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये जीवा त्रिज्या के बराबर, इसका मतलब तीनों भुजा बराबर हो जाएगा। अगर तीनों भुजा बराबर मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है, यानी तीनों भुजा बराबर तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर, और तीनों कोण बराबर तो मतलब 60-60 डिग्री। अगर तीनों कोण 60-60 डिग्री का है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस जीवा द्वारा वृत्त के लघु चाप पे बनाया गया कोण क्या है। इस सवाल में बहुत लोग गलती कर सकते हैं अगर यहाँ पे इसको ध्यान में नहीं दिया जाए। अगर ये जीवा है तो ये जीवा के जो नीचे छोटा चाप बन रहा है ये लघु चाप कहलाता है, लघु चाप, यानी ये जो छोटा चाप बन रहा है वो लघु चाप कहलाता है, और ये जो बड़ा चाप बन रहा है इस जीवा के नीचे ऊपर जो बड़ा चाप बन रहा है वो दीर्घ चाप कहलाता है, दीर्घ चाप। अगर ये पूछता कि दीर्घ चाप पे कितना कोण बन रहा है, दीर्घ चाप पे यानी इस जीवा द्वारा, ये ए बी जीवा का नाम दे देते हैं, ये ए बी जीवा द्वारा दीर्घ चाप पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तब तो हम लोग ईजिली निकाल सकते थे। यानी ए बी द्वारा जब केंद्र पर 60 डिग्री कोण बन रहा है तो जीवा पे उसका आधा 30 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर ये 30 डिग्री आंसर कब होता, जब यहाँ पे लघु नहीं दीर्घ पूछा जाता है, लेकिन हमें लघु पूछा गया है तो हमें कुछ नहीं करना है। जब भी लघुखंड पे कोण पूछें तो सबसे पहले दीर्घ बना लेना है, उसके बाद नीचे कहीं पे भी हम इसको बना लेंगे, नीचे कहीं भी ये कोण बना लेंगे। अब ये ओ दे देते हैं, इसका नाम पी देते हैं और इसका नाम क्यू दे देते हैं। अब ये ए पी बी क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री, यानी ये 30 तो बाकी ये 150 बचेगा, यानी लघु चाप पे जो कोण बनेगा वो 150 डिग्री का बनेगा। अगर दीर्घ चाप पे बोला जाए तो 30 डिग्री, और लघु चाप पे बोला जाए तो ये चक्रीय चतुर्भुज बना के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री करके, यानी 180 में से 30 घटा देंगे तो 50 डिग्री, यानी 150 डिग्री। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो माध्यिका बीपी और सीक्यू जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिका एबीसी की, दो माध्यिका बीपी और सीक्यू ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो पी जी क्यू यानी ये पी जी क्यू का निकालना क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात। ठीक, सबसे पहले हम आते हैं कि जो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी होगा, ठीक, एक चीज़ बताइए, ये उसका मध्य बिंदु हो गया ना, बी पी ए बी सी का मध्य बिंदु हो गया ए बी सी का, तो ये ए बी सी जो है यानी बी पी जो है इसको दो बराबर त्रिभुज में क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करेगा। जो मध्य बिंदु होता है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यानी एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला त्रिभुज, इस दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब जो ए बी पी का जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी का आधा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो एरिया ऑफ ए पी बी होगा, त्रिभुज ए पी बी, वो ए बी सी का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। अगर अब ए पी बी को देखें, ये ए पी बी, ये जो ए पी बी है उसको देखें, उसमें ये भी तो ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, तो इसका मतलब ए क्यू पी यानी ये बी पी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू जो होगा, बी पी क्यू यानी ये बी पी क्यू, वो पूरा ए पी बी का आधा होगा, ए पी बी का आधा होगा। यानी पूरा ए पी बी में ये मध्य बिंदु पे है, जिसका मतलब बी पी क्यू का जो क्षेत्रफल होगा ए पी बी का आधा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इस ए पी बी यानी बी पी क्यू में देखते हैं। बी पी क्यू में ये माध्यिका है ना, माध्यिका क्या करता है, उसको 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब जो है, अगर ये भुजा का अनुपात 2:1 है, इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू जो होगा, सॉरी ये जी पी क्यू, जी पी क्यू, त्रिभुज जी पी क्यू, वो कितना हो जाएगा, यानी ये 1:2 में अगर माध्यिका विभाजित करता है तो यानी इसका जो ए पी क्यू का क्षेत्रफल होगा ये बी पी क्यू के क्षेत्रफल का 1/3 हो जाएगा।
BPQ, यानी ये जो GPQ का जो एरिया होगा वो पूरे BQP का जो है वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो माध्यिका जो है उसको 2:1 में विभाजित करता है। अगर मध्य बिंदु पे रहता तब 1:1 लेते, लेकिन यहाँ पे जो केंद्रक होता है वो उसको 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें सवाल इजीली बन जाएगा। हमें क्या GPQ और ABC का रेशियो निकालना था, GPQ और ABC का। तो हम क्या करते, इस 1/3 यानी GP एरिया ऑफ त्रिभुज GPQ बराबर 1/3, इस BPQ के बदले में लिख सकते हैं 1/2 APB, 1/2 APB, और इस APB के बदले में लिख सकते हैं 1/2 ABC। यानी इस APB को अगर हम नहीं लिखना चाहें, इस ABP को, तो हम लिख सकते हैं 1/2 ABC, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज GPQ बट्टा ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नीचे आ जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/3 6 दूना 12, यानी इस दोनों का जो अनुपात आएगा वो 1:12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट संडे को फिर से इसका टेस्ट होगा, फिर मैथ का टेस्ट होगा, और सभी लोग टेस्ट को अटेंड ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।